नमस्कार दोस्तों। अब देखिए ये ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट 1 का है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई भी क्या है एक धन पूर्णांक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, यहां से लिखेंगे माना कि a एक क्या है, a एक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमने पूर्णांक तथा b क्या है, b को 2 मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम क्या कहता है, भाग एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर के bq प्लस के r। ठीक है, b आपको कितना दूं, 2q प्लस के r क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि r बराबर क्या होगा, हम r बराबर 0 1 2 लिख सकते हैं। तो r बराबर के क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे r माना, है ना, माना r बराबर 0, है ना, 1 2 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो r बराबर 0 ले लेते हैं, यानी 2q हो जाएगा। अब देखिए 2q क्या हो जाएगा, एक धन पूर्णांक हुआ। मान लीजिए अब देखिए के भी किस में आप q बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमेशा क्या आ जाएगा, सम ही आ जाएगा। 2 में 1 से गुना कीजिए 2 एकम 2, q 2 में 2 से गुना कीजिए आपका 4 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना कीजिए 3 दूना 6 एक विषम संख्या, 2 में 4 से मतलब कोई भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अर्थात क्या हो गया कि 2q क्या है, एक धन पूर्णांक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक में 2q + 1 के रूप में होता है। अब मान लेते हैं आप r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर, अब r की जगह पर 1 रखिए तो आपका हो जाएगा a बराबर के bq प्लस के r। तो क्या हो जाएगा 2q प्लस के 1। तो 2q प्लस के 1 क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है, तो बिल्कुल है। अब देखिए इसमें कुछ भी रखिए आप, 2 दूना 4 उसमें 1 जोड़िए 5 हो जाएगा, 2 तिया 6 उसमें 1 जोड़िए 7, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 2q धनात्मक सम तथा 2q + 1 क्या है, धनात्मक प्लस विषम पूर्णांक के रूप में क्या है बस हो गया, इतना ही बताना है। क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है और क्यों। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, हल यहां से लिखेंगे 7 × 11 गुने के 13 प्लस के 13। अब देखिए इसमें दोनों में देखिएगा क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो 13 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने के 11 और प्लस के कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 में 13 से भागा 1 मतलब कट जाएगा, या 13 ये आपका हो जाएगा 11 7 77 और प्लस के 1। अब ये क्या हो जाएगा आपका 13 ब्रैकेट हटेगा तो गुना 77 1 क्या हो जाएगा 78। अब देखिए ये भाज्य संख्या है, क्यों है अभी हम आपको बताते हैं। अब इसको देख लेते हैं, 7 गुने के 6 गुने के 5 गुने के 4 गुने के 3 गुने के 2 गुने के 1 प्लस के 5। अब देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुने के 6 गुने के 5 तो कॉमन ले लिया तो 5 नहीं बचेगा, गुने के 4 गुने के 3 गुने के 2 और प्लस के 5, एक तो गुना हो जाएगा इसे। अब गुना कर दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा तो 5 गुणे के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा 7 6 42 से गुना कीजिएगा, इसको इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्या है, दोनों धन भाज्य है। भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं कि जिसके दो क्या हो, गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, 1 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यानी हम लिखेंगे कि दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, दोनों संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये इनके दो अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इनके 2 गुणनखंड है और जिनके 2 गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे 4 को हम लोग ले लेते हैं तो 4 के क्या है, 2 गुने के 2, है ना। ऐसे कई सारी संख्या जिसके 2 गुणनखंड उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः इतना दे देते। पहले क्या दे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा भी सूचित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं।
कॉमा अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, तो मैं आपको बता दे रहा हूं और इसे आपको लोग याद कर लेना है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू के एक्स और प्लस के आपका हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसका मान आप इसमें रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 इंटू के एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो जो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा गुणनफल, ये द्विघात बहुपद निकल गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा अगर पूछे तो आपसे क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, ये आप सभी लोग जानते हैं। और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे के ए होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, अब ये देख के आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, अक्सर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन टकराने की ज्यादा संभावना रहती है। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू के ए माइनस बी होता है। लेकिन एक ऐसा भी फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, प्लस वाला भी ज्यादा लफड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना और माइनस के 2ab कर देना है। नहीं समझे, चलिए हम आपको बता दें। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, तो चलिए अल्फा ए प्लस के बी यानी बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2 अल्फा इंटू के बीटा। क्लियर है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, तो आपको ये सर जी माइनस बी बटा के ए है, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बटे के ए है। चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं इसको। अब माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी बी स्क्वायर, ए को 2 बार गुना करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ये आपका हो जाएगा 2c बटे के ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए आप सभी लोग। अब देखिए नीचे वाला क्या है, बटा में बटा पर के घटा हो गया। अब कहिएगा सर जी ए स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज। अब जरा बताइए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी बड़का वाला होगा ये ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर का एक मतलब, तो बी स्क्वायर में हम 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए का पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर, 3 का पारा क्या मतलब पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 मतलब 3 2 6, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 2ac, ये आपका आंसर हो जाएगा, मान हो जाएगा। चलो अब देखिए ये समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया, इतना और इतना को हल कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6x प्लस के 3y बराबर के 6xy, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है 2x प्लस के 4y बराबर 5xy, इसको हम लोग क्या समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको लुप्तीकरण विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से, ये तो कह नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है हल कीजिए। जो आपको सबसे सिंपल लगता है उसको उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से, चाहे लुप्तीकरण विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, जिस तरीके पूछता तब विधि पूछ नहीं रहा तो सबसे आसान हमको जो लगेगा वह बनाएंगे। चलिए तो सबसे आसान तरीका से हम लोग बनाते हैं। तो y वाला को बराबर करने के लिए हम क्या समीकरण 1 को 4 से और इसको हम लोग 2 से 3 से गुना करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम सब्जेक्टिव बना रहे थे एक एक चीज लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। चलिए तो गुना करेंगे तो 6 चौक आपका हो जाएगा 24x प्लस के 4 3 12y बराबर 6 चौक 24xy। गुना करेंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस के 4 3 12y बराबर 5 3 15xy। चलिए चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, 12y से 12y खत्म, तो 24 में से 6 गया तो 18x और इधर बच गया आपका 24 में से 15 गया तो 14 में से 5 गया तो 9 और ये 9x y बच गया। अब देखिए इधर करेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, तो यानी आपका 18 बराबर के क्या बच गया 9y, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9y बराबर के 18, इसीलिए y बराबर आपका 18 बटे के 9, 9 दूना हो गया 18, y का मान आपका कितना आ गया 2। यहाँ से आप लोग यहाँ पर आइएगा, ठीक है। अब y का मान आपकी मर्जी समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखाइए, आपके ऊपर, आपकी मर्जी है 2 में रखने की, आप 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो एक अपने पास क्या है वो पहले उतार लेते हैं, 6x प्लस के 3y बराबर के 6xy, ठीक है। गुना करने के बाद जो आया वो नहीं, पहला जो समीकरण माने थे वो। अब इसमें y का मान आपको रखना है, y का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो ये आपका हो जाएगा 6x
प्लस के 3 गुने के 2 बराबर के 6x गुने के y की जगह पर 2। चलिए अब इसको हम बनाएंगे 6x, 3 दूना आपका हो जाएगा प्लस के 6 बराबर ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12x। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12x, ये इधर आ जाएगा माइनस के 6x, और ये तो अपनी जगह पर है 6, या 12x में से 6x गया तो 6x बराबर के 6, इसीलिए x बराबर अगर करेंगे तो 6 इधर गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, एक मतलब यानी x का मान आपका आ गया 1 और y का मान आ गया आपका 2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में ये वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सबसे पहले क्या अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, मार्कर बदल लेते हैं। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। ठीक है तक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर है y। तो प्रश्न से कह रहा है, या पहले शर्त से हम लोग लिखेंगे क्या कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिले 50। तो लिखेंगे x प्लस के y बराबर के 50। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब चलेंगे दूसरे शर्त से। अब दूसरे शर्त से क्या कर रहा है कि उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या है कितनी है, 60 बटा के 3 है। यानी एक संख्या आपका y है और दूसरी संख्या कितना है y, सॉरी पहली एक संख्या x और दूसरी संख्या y। कह रहा है एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, ये जो संख्या इससे कितनी गुनी है, 7 बटा के 2 ये है। अगर इसमें हम गुना कर देंगे 7 बटा के 3 में तो ये पहली संख्या के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो x बराबर 7y से गुना करेंगे 7y बटे के 3, इसको गुना का गुना कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस के 7y बराबर के क्या बच जाएगा 0। ठीक है, चाहे तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 3 बराबर के ये 3x और 7 में से गुना करेंगे 7y, इसको इधर ले आइए तो 3x माइनस के 7y बराबर के 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, y वाला को बराबर करना है तो सिर्फ समीकरण 1 में हम 7 से गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, तब समीकरण 1 और हम 2 से चलेंगे। समीकरण 1 में 7 से गुना किए तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस के 7y बराबर की आपको हो जाएगा 7 पचे के 35 350। इसमें तो कुछ से गुना नहीं किए तो ये 3x और माइनस के 7y बराबर के 0 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ने पर कट रहा है, ये 7 3 10x बराबर के 350, तो 0 से 0 खत्म, x बराबर आपका हो जाएगा 35। तो पहली संख्या आपका कि एक संख्या कितना गया 35। अब x का मान समीकरण 1 और 2 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखा। ठीक है, 1 में रखा, आपकी मर्जी है 2 में रखने के लिए 2 में रख सकते हैं। चलिए यहां पर आ जाते हैं, एक आपका क्या है x प्लस के y बराबर के 50। ठीक है, अब x का मान कितना आया 35, तो x का 35, तो 35 प्लस के y बराबर के 50। ठीक है, अब देखिए 35 क्या इधर प्लस में, तो जब 35 इधर प्लस में तो हमको बराबर की दूसरी तरफ भेजना है, तो y का मान आ जाएगा, तो y तो इधर रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 और इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये गया 4 में से 3 गया तो 1 यानी 15। तो x बराबर आपका 15 हो गया और y बराबर के 15, सॉरी x 35 हो जाएगा। यानी एक संख्या आपका हो जाएगा पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 45। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आप आगे बना लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल x और y बराबर 3 है। तो कह रहा है कि h और k का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले इसमें चलेंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे 2x प्लस k y बराबर के 3। क्या दे है, x बराबर के 1 और y बराबर के 3, ये दे हैं। चलिए x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 2 गुने के 1 प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस के 3 बराबर के हो जाएगा क्या दे ले 3 दे ले, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस ये आपका हो जाएगा k गुने के 3, तो प्लस के 3 में k से तो 3 के बराबर के 3। इसको उधर भेज देते या 3k, ये इधर प्लस में तो जाके माइनस में बदल जाएगा, तो 3 माइनस के 2, इसी या आपका क्या हो जाएगा 3k बराबर के माइनस सॉरी 1 हो जाएगा प्लस के 1, यहाँ पर हम चलेंगे, इसीलिए k बराबर आपका हो जाएगा 1 और 3 इधर गुने में तो उधर जाके बदल जाएगा भाग में। अब हम चलेंगे किसमें, दूसरा का में, तो x माइनस के hy बराबर के 2, इसमें भी क्या है x बराबर के 1 और y बराबर के 3 है, तो x है 1 तो या 1 माइनस के h गुने के 3 बराबर के 2 हो जाएगा।
1 माइनस के 3h बराबर के 2, इसको उधर भेज दीजिए। या ये आपका माइनस के 3h बराबर के हो जाएगा 2 माइनस के 1। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये माइनस के 3h बराबर के हो जाएगा 1, इसीलिए h बराबर हो जाएगा माइनस 1/3, यानी k का मान निकल गया 1/3 और h का मान निकल गया माइनस 1/3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि यदि बहुपद इतना का शून्य माइनस 2 हो तो k का मान निकाल। जब ये शून्य का आ गया तो क्या करेंगे, बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो बहुपद क्या दिया हुआ है 3x² प्लस के 4x प्लस के 2 बराबर के कर देंगे 0। अब आपको दिया हुआ है कि शून्य क्या है माइनस के 2, यानी x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर -2। तो यानी 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू सवाल, चलिए यहाँ पर 2k हो जाएगा। ठीक है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। प्लस के 4 इंटू के माइनस के 2 और प्लस के 2k बराबर के हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना 4 और 4 3 आपका हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 प्लस के 2k बराबर के 0। अब देखिए ये 12 में से 8 गया तो माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस के 4 प्लस के 2k बराबर के 0। ये उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, यानी 2k बराबर के आपका हो जाएगा माइनस के 4। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसीलिए अगर k बराबर करेंगे तो -4 ऊपर और 2 नीचे, 2 दूना 4, यानी k का मान आपका आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल निकालें। मूलों का योगफल आप लोग जानते हैं, मूलों का योगफल, अगर मूलों की योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये आपका हो जाता है -b/a। तो आपको मालूम है कि a बराबर आपका -3 है, b बराबर के 4 है और c बराबर आपका कितना है 5 है। तो -b यानी -4 और a कितना है आपका 3 है, तो ये आपका -4/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा सवाल मिल जाए तो एक चुटकी में बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा एक आध दो सवाल आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में, और लगभग अगर अच्छे से पढ़िएगा तो सब आपको ऐसा ही मिलेगा। देखिए ये भी गुणनखंड विधि से कह रहा है आपको गुणनमूल निकालने के लिए। चलिए आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि से अगर कहेगा मूल निकालने के लिए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग आखिरी वाला और पहली वाला को गुना कर देते हैं। तो 3 और 2 को क्या करेंगे हम गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। अब कर देंगे 3 दूना 6, ठीक है, और 3 में से और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम कर देते हैं। या आपका हो जाएगा कितना 2x², इसको हम लोग क्या लिखेंगे -2x -3x और प्लस के 3 बराबर के 0। अब 4 पद में बट गया ये, तो 2 पद, इस दोनों में से देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसमें भी x इसमें भी x, तो हम लोग क्या कर लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x में ये इसमें x बच गया, भाग लगाएंगे ये एक मतलब इसमें -3 कॉमन ले लेंगे, x -1 बराबर के 0। बाहर वाला को एक साथ लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x -3 और ये अंदर वाला एक जैसा होना चाहिए, x -1 बराबर के 0। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2x -3 बराबर के 0, 2x बराबर के 3, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x -1 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा 1। यानी अगर मूल की बात करें मूल बराबर तो 3/2 कॉमा क्या हो जाएगा 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा कि समांतर श्रेणी में इतना के लिए प्रथम पद और सारवंत लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जब भी प्रथम पद का है जो पहला वाला होगा वही प्रथम पद होगा, यानी हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2। प्रथम पद को हम a से भी सूचित करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और हमको कह रहा है सारवंतर, सारवंतर को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं d से, और d निकालने के लिए क्या कहते हैं दूसरका में से हम लोग पहला घटा देते हैं, यानी a2 घटे a1 घटा लेते हैं, यानी 1/2 में से हम घटा लेंगे 3/2 बराबर एलसीएम आपका हो जाएगा 2, 2 एकम 2 -3 एकम 3 बराबर -2/2 खत्म बराबर आपका आ गया 1, यानी सारवंतर आपका आ जाएगा 1 और प्रथम पद आपका आ जाएगा 3/2। सिर्फ इतना करना है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 98वें पद का मान क्या होगा। अब 98वें पद का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको a निकाल लेना है। तो a आपका क्या हो जाएगा 1 और d क्या हो जाएगा 4 घटे के 1 यानी बराबर के 3। अब देखिए जो वहां पद जो रहेगा ना वही आपका n हो जाएगा, ठीक है, nवां पद, यानी वहां या वे रहेगा उसका मतलब आपका क्या दिया हुआ n दिया हुआ है। तो n बराबर क्या दिया हुआ है 18। तो आपसे पूछ रहा है tn बराबर, तो tn बराबर आपका फॉर्मूला होना याद होना चाहिए, क्या होता है a प्लस के n -1 इंटू के d हो जाएगा। चलिए
अब देखिए ए अपने पास 1 है प्लस n कितना है 18 माइनस के इंटू डी कितना है 3 है, या 1 प्लस 19 में से सॉरी 18 में से किया तो 17 और गुने के 3 ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब चलिए पहले तो गुना का काम कर लेते हैं, बोटमास भी हमें यही कहता है कि पहले गुना का काम करना है आपको। तो 1 प्लस 17 दिया हो जाएगा 51 बराबर के 51 1 52, यानी 18वां पद कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ये हमने फिगर पहले ही आपको बना दिया है, ठीक है। ये एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर, मतलब समांतर भुजाएं AB की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, और ये जो नीचे वाली है यानी नीचे वाली भुजा बड़ी होती है और 25 सेंटीमीटर, तब असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा की लंबाई बताइए। ये जो है ये रेखा जो PQ जो असमांतर है, इसकी कह रहा है कि बिंदु का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि इसी के समान ई रेखा खींचा गया है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि AB समांतर है किसके DC के। तो इसमें देखिएगा आप गौर से कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है आपका ADC, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको जब फिगर से अथी बनाइएगा स्केल से तो ये आपको एक जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि हम घींचे तो ये टेढ़ा हुआ घिंचा गया है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो एकदम सीधा नजर आएगा, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज ACB है, ठीक है, दो त्रिभुज है। अब हम चलेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है। पहले चलेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में अगर आपको देखना है हमें क्या निकालना है, PO निकालना है। तो OP बराबर हम क्या करेंगे, OP बराबर ये अगर पूरा 25 है, मान लीजिए कि पूरा इसी के समांतर ये रेखा खींचा गया है ना, इसी के समांतर ना, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी समांतर है PQ के, तो ये भी समांतर, अगर ये पूरा 25 है तो आधा कितना होगा 25 बटा के 2, यानी OP बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25 बटे के 2। मान लीजिए कि ये पूरा अगर हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 25 है और सिर्फ यहाँ पर घींच और कहेंगे ये कितना होगा तो 25 बटा के 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से OP बराबर की 25 बटा के 2 होगा। फिर चलेंगे अब त्रिभुज ACB में। अब त्रिभुज ACB में अब त्रिभुज ACB में चलिए देखिए क्या है। ACB में भी वही आपका देखिए ये वाला 17 है और इसको OQ निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे देखिए OQ बराबर, इसको भी क्या करेंगे बटा कर देंगे 17 बटे के 2। अब आपसे पूछ रहा है PQ यानी पूरी की लंबाई क्या होगी, तो इसीलिए PQ बराबर OP और Q को जोड़ देंगे, तो OP और प्लस के OQ। अब देखिए ये कितना निकला है OP 25 बटे के 2 और ये कितना निकला है 17 बटे के 2। इसका एलसीएम कर दीजिए, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2 का एलसीएम 25 से कम 25 और प्लस 17 एकम 17, जोड़ दीजिए 7 5 12 2 1 3 1 4 और बटे कितना हो जाएगा 2, कितना मरतबे कर जाएगा 21 मरतबे, यानी PQ की लंबाई कितना आ जाएगा 21। अब देखिए सब सेंटीमीटर में, 21 सेंटीमीटर ये भी आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की लंबाई आपकी 21 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, चीजें यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु P और F पर स्थित है यदि सबका मान दिया हुआ है, जो कि हमने फिगर बना दिया है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है कि आपको AF समांतर है QR के कि नहीं, मतलब AF समांतर है QR के नहीं। आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय आपको क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से चलेंगे हम। थेल्स प्रमेय अगर कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं थेल्स प्रमेय आपको प्रूफ करने हमने बता दिया है, आप जाके पहले के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, क्या करना है थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि एक त्रिभुज मतलब एक भुजा के समांतर, एक किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब इस दोनों के अनुपात के बराबर, अगर दोनों अनुपात अगर बराबर में आ गया तो हम कहेंगे कि EF समांतर है QR के। क्लियर है, यानी थेल्स प्रमेय हमें क्या कहता है कि ये PE बटे के EQ बराबर PF बराबर के FR हो तो ये समांतर होगा, अन्यथा ये समांतर नहीं होगा। तो चलिए हमें दिया हुआ ये कितना दिया हुआ है, चलिए हम लोग यहाँ पर से बना लेते हैं। ये हमें 4 दिया हुआ है बटे के 4.5 बराबर, ये आपका 8 और बटे के हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखिए इसे हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में हम 10 से गुना करेंगे और नीचे में भी हम 10 से गुना करेंगे। सॉरी ये 10 4.5 है, तो 4.5 में भी 10 से गुना करेंगे बराबर, ये 8 बटे के 9 है। ये आपका हो जाएगा 40 बटे के 45 और बराबर ये हो जाएगा 8 बटे के 9। इसको काट दीजिए, 8 पंचे के 40 और 9 पंचे के
45, यानी ये आपका हो जाएगा 5/5 और बराबर में इधर क्या बच गया 1/1, 5 से 5 कट गया यानी 1 बराबर के 1। अगर बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए EF समांतर होगा QR के, और हमें क्या करना है, हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, बस सिंपल सा इतना था। ठीक है, अगर हमें ये दोनों आपस, यही क्या है, दोनों अनुपात के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अगर दोनों आपस में बराबर है तो भी क्या होगा, ये EF समांतर होगा PQ के, QR के या QR है नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा कि दो सेकेंडरी वृत्त, देखिए ये कंपास से आप बनाइएगा प्रकार से तो अच्छा से बनेगा, ये बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। चलिए फिगर सिर्फ समझने के लिए है, आप लोग कॉपी पर अच्छा से बनाइएगा। कह रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्त, मतलब सेकेंडरी मतलब क्या है कि एक वृत्त और फिर उसके अंदर वृत्त की त्रिज्याएं, एक का है 10 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाला का है 10 सेंटीमीटर और छोटे वाला का है 6 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की, ये क्या है, सबसे ये जीवा है आपकी, जो छोटे वृत्त की क्या करती है, स्पर्श करती है, तो यही AB की लंबाई का है। तो लिखेंगे AB बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, AB बड़े वृत्त की जीवा है। अब देखिए OM लंब है किस पर, AB पर, तो लिखेंगे OM लंब, इसको लंब कहते हैं, किस पर है, AB पर है, OB लंब AB पर है। अब देखिएगा तो ये जो है कोण M कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का, तो लिखेंगे कोण M बराबर के 90 डिग्री का। अब इसको अगर हम छोड़ दे BE इधर बना के, तो इस पर देखिएगा त्रिभुज OAM में क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये बड़ी भुजा कर्ण होगा और ये छोटी भुजा क्या हो जाएगा, लंबाई। तो हमें क्या बताना है, आधार निकालना है, यानी MA निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, किसमें, AOM में, AOM में हम क्या निकाल सकते हैं, AM, तो AM बराबर आपका हो जाएगा बड़का का भुजा का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा AO का स्क्वायर और घटे MO का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इससे ये निकल जाएगा। अब क्या कहें, AO कितना है आपका, √10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 100 में से 36 जाएगा तो 64, और इसका निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना, 8 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये निकल गया 8। अब बताइए ये तो दोनों बराबर है, यहां से लेके यहां तक 8 है, तो यहाँ M से लेके B भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी हमें निकालना है AB, यानी क्या, बड़े वृत्त की जीवा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 + के 8, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, क्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, यानी लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 16 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछ रहा है। दैट्स नंबर 17 क्या कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतना एक संरेख है या नहीं। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन बैंक में ही बताया कि संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एक बिंदु हम ले लेते हैं, नाम दे दें A, बीच वाला को B और इस लास्ट वाला को C। इसका ना क्या है, निर्देशांक 1, 5, B का 2,5। ये एक न एक सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। और उसके बाद कितना है, ये 2,5 हो गया और 3,3। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको AB जोड़ BC अगर AC के बराबर में आ गया तो बिंदु क्या है, संरेख है अथवा संरेख नहीं होगा। चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे AB में, तो AB में आपका हो जाएगा x1 बराबर के 1, हर एक चीज लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हम छोड़ देते थे क्योंकि उसको सिर्फ टिक लगाना है, सब्जेक्टिव में एक एक चीज लिखकर हमको जाना है, क्लियर है, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। तो x कितना हो जाएगा, y1 आपका हो जाएगा 5, x2 आपका हो जाएगा 2 और y2 आपका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो आपको चाहिए क्या, अब AB बराबर, तो AB बराबर दूरी सूत्र, तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा x2 घटे x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 आपके पास कितना है 2, तो 2 घटे 1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 4 घटे 5 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 5 गया तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 और प्लस -1 का स्क्वायर 1 बराबर के √2 हो जाएगा, क्लियर। अब हम चलेंगे BC में, तो BC में चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो BC में मेरे प्यारे साथियों इसके लिए x1 y1 x2 y2, क्लियर है, लिख देते हैं हम फिर से, x1 बराबर के 2, y1 बराबर के 4, और उसके बाद आपका x2 बराबर के 3 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 3। अब चलेंगे BC बराबर, दूरी सूत्र से ही चलेंगे, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा x2 घटे
x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। या अब देखिए x2 आपके पास कितना है, तो x2 आपके पास है 3 घटे 1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 3 घटे 4 का स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया तो 3 घटे 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए x1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2 3 घटे 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 में से 4 गया तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर के हो जाएगा √2। अब हम चलेंगे किसमें, AC में। चलिए यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं। AC के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो AC में आपका हो जाएगा x1 बराबर के 1, y1 बराबर के 5, x2 बराबर आपका हो जाएगा 3 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 3। अब चलेंगे AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से x2 घटे x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है चीजें। अब देखिए क्या करना, x2, तो x2 आपके पास कितना है 3, तो 3 घटे 1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 3, तो 3 घटे 5 का स्क्वायर। या आपका हो जाएगा 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो 4 4 कितना हो जाएगा √8 और 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब क्या शुरू में हम आपको बताए थे कि AB प्लस के BC किसके बराबर में होना चाहिए, AC के। चलिए AB आपके पास कितना निकल गया √2, BC भी कितना निकल गया √2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 2√2 होगा, तो जी बिल्कुल होगा, यानी प्रूव हो गया। तो लिखेंगे बिंदु, तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। बस यही हमको दिखाना था, हो गया, बस बन गया। क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान निकालिए। तो चलिए A जैसे हमने फिगर पहले बना दिया, A क्या 6 1 है, उसके बाद B है आपका 8,2 है, C आपका 9,4 है और D आपका P, -3 है। यही P का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में यदि विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के समद्विभाजक होता है। तो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। सम मतलब समान दो भाग में बांटते, सम माने समान और दो माने दो, समद्विभाजक में बांटते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि ये DO बराबर की OB हो जाएगा और वो ये AO बराबर की OC हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना O के निर्देशांक मेरे प्यारे साथियों क्या मान लेते हैं हम, X और Y मान लेते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु हम चलेंगे AC में। तो AC में चलेंगे तो हमें क्या चाहिए X। तो X बराबर अगर चलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, x1 प्लस के x2 बटे के 2 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर x2 आपके पास क्या है, x1 आपका 6 और प्लस के आपका हो जाएगा 9 बटे के 2, तो 9 6 15 बटे के आपका हो जाएगा 2। क्लियर है, अब हमें चाहिए, अब चलेंगे BD में। तो BD में मेरे प्यारे साथी वही x हमें चाहिए। तो x बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे के 2। इसमें x1 आपका हो जाएगा P और प्लस के आपका हो जाएगा 8 बटे के हो जाएगा 2। अब हमें चाहिए P का मान, तो हम चलेंगे क्या करेंगे, ये भी x, तो दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर कर देंगे। यानी 15 बटे के 2 बटे बराबर हो जाएगा P प्लस के 8 बटे के 2, तो 2 से 2 खत्म, तो 15 बराबर के P प्लस के 8, यानी हम इसीलिए P बराबर करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, यानी 15 घटे के 8, तो P का मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। तो P का मान आपका आ गया 7, यही हमसे पूछ रहा है। क्लियर है चीजें यहाँ तक।